हेलो एवरीवन। उद्योग जो मैं बहुत पहले करा चुकी हूँ आपको एक पार्ट, उसका सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, तो सेम पहले की तरह ही हम सारा हाईलाइट करेंगे और चैप्टर के अंदर ही नोट्स जो है वो मार्क करने वाले हैं। तो आप एक एक चीज़ को ध्यान से समझना, उसके बाद फिर आपको मतलब उसको अपने आगे जो भी नोट्स बनाने हैं उसमें आप लिखना है। ठीक है, तो जो हमें टॉपिक करना है वो हमें करना है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, यानी लोहा और इस्पात उद्योग, इसको हिंदी हम बोलते हैं। ये क्या है हमारा लोहा एवं इस्पात उद्योग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू comprises various imports, process and outputs. This is a feeder industry whose products are used as a raw material for other industries. इसका मतलब क्या है कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, लोहा एवं इस्पात उद्योग है, उसमें भी हमें क्या चाहिए होता है, इंपोर्ट चाहिए होता है, यानी कि कच्चा माल चाहिए होता है। ठीक है, उससे प्रोसेस किया जाता है, यानी उससे हम बनाते हैं, और फिर हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, यानी हमें रिजल्ट मिलता है, यानी हमें उत्पाद मिलता है। ठीक है, तो हर एक इंडस्ट्री में यही होता है, पहले हमें इनपुट देना होता है, यानी कच्चा माल हम लगाते हैं। ठीक है, फिर उसको बनाया जाता है, और बनाने के बाद जो हमें मिलता है वो हमें आउटपुट मिलता है, यानी कि तैयार माल मिलता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमें बोला है कि ये जो इंडस्ट्री है वो एक फीडर इंडस्ट्री है। इसका मतलब क्या है कि जो लोहा इस्पात उद्योग में जो भी चीज़ें बनाई जाती है उसको दूसरे इंडस्ट्रीज़ में, यानी दूसरे उद्योगों में भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ कच्चा माल। ठीक है, जैसे अब देखो कोई कोई भी फैक्ट्री है, वहाँ पर बिना मशीन के काम नहीं होगा, और मशीन बनाने का काम जो है वो कहाँ होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में होता है, यानी लोहा और इस्पात उद्योग में होता है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, फीडर इंडस्ट्री बोला गया है। यानी कि क्यों, क्योंकि जो मशीन है, मान लो ट्रैक्टर्स हो गए या बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, इनका इस्तेमाल करके हम नई नई चीज़ें जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो सबसे पहले लोहा इस्पात, ठीक है, मतलब आयरन ओर चाहिए हमको, फिर कोयला चाहिए, और लाइमस्टोन मतलब चूना चाहिए। इसके साथ लेबर चाहिए जो काम करेंगे, कैपिटल पैसा लगाना पड़ेगा इसके अंदर, और साइट मतलब फैक्ट्री जगह जहाँ पर ये चीज़ें जो है वो बनाई जाएंगी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व वेरियस स्टेजेस। अब इसमें क्या है, अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करते हैं। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द blast furnaces where it is undergo smelting. It is then refined and the output is obtained is a steel which may be used by the other industries as a raw material. देखो अब इसमें दिखाया है हमें यहाँ पर कि हमने क्या करा है, कोयला लिया है, आयरन ओर लिया है, दोनों को मिला करके हमने, और उसमें चूना भी मिलाया है। इतना करने के बाद हमें 1 टन जो है वो क्या मिलेगा, स्टील मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो भी हम आयरन ले रहे हैं या जो चूना ले रहे हैं और कोयला, इन सब कोयला से तो भट्टी जलाई जाती है। ठीक है, जो आयरन ओर है और लाइमस्टोन को मिला करके गलाया जाता है, और गलाने के बाद जो हमें मिलता है वो हमारा मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, जिसका इस्तेमाल करके जो है मशीनें वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें आगे, स्टील इज टफ एंड इट कैन बी इजीली बी शेप्ड, कट एंड मेड इनटू वायर्स। जो स्टील होता है, स्टील सबको पता है क्या होता है, स्टील जो है वो बहुत टफ होता है, बहुत कठोर होता है, मजबूत होता है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में काटते हैं। जैसे स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं, तारे बनाई जाती हैं, वायर्स बनाए जाते हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। देखो ये डाला जा रहा है ना इसके अंदर, देखो दिखाया पिक्चर में, ये देखो ये भट्टी जलाई हुई है ना, ये भट्टी जल रही है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं, सेम चूना, कोक डाल रहे हैं, और लाइमस्टोन और आयरन ओर डाल रहे हैं। हम भट्टी में जल करके, पिघल करके जो है हमें यहाँ से गर्म हवा निकल रही है, यहाँ से ये मोल पिघला हुआ लोहा मिल रहा है हमको यहाँ पे, और ये है स्लैग। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फैक्ट्री में काम होता है। स्पेशल अलॉज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल। अगर हमें अलॉज बनाने हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसमें अलॉज बनाने के लिए एल्यूमिनियम, निकल या कॉपर जैसी चीज़ें भी मिलाई जाती है। अलॉज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, जिसकी वजह से जो स्टील है वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है, और ये जंग नहीं लगता उसके अंदर फिर। ठीक है, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब स्टील को बैकबोन क्यों कहा जाता है ये समझना बहुत ज़रूरी है।
देखो जो स्टील है वो टफ होने की वजह से इससे मशीनें बनाई जाती है, शिप्स बनाए जाते हैं, ट्रेन्स बनाई जाती है, ट्रक्स बनाए जाते हैं, ऑटोज़ बनाए जाते हैं। इसको इतने बड़े लेवल पे जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो सुइयाँ हो गई जो सिलने के लिए यूज़ की जाती है, या जो पिन हो गए जो कपड़ों में लगाए जाते हैं, उन सब में जो है वो स्टील का ही यूज़ होता है। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, इसके अलावा जो स्टील की जो पाइपलाइंस होती हैं, जो पाइप बनाए जाते हैं, उससे ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट, इसके अलावा जो मिनरल्स हैं उसको भी स्टील के हथियारों से मतलब औजारों से जो है वो खोदा जाता है। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, इसके अलावा जो खेती की जो मशीनें होती हैं ज़्यादातर जो है वो स्टील की होती हैं। इसके अलावा लार्ज बिल्डिंग हैव स्टील फ्रेमवर्क, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनका भी जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है वो स्टील से ही तैयार किया जाता है। ठीक है। Before 1800 AD, iron and steel industry was located where raw material, power supply and running water were easily available. तो इसमें हमें क्या बोला है कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थी पहले 1800 से पहले जो है एडी से पहले, तो वो वहाँ स्टैब्लिश की जाती थी जहाँ पर इजीली रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल होते थे। लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्रीज वॉर नियर लो कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू द कैनाल एंड रेलवेज। उसके बाद जो है लोकेशंस को शिफ्ट कहाँ किए गए, जहाँ पर कोल यानी कि जो कोयले की खानें थी वो मिल जाती थी, क्योंकि कोयला चाहिए होता है भट्टी जलाने के लिए। एंड इसके अलावा जहाँ पर नदी, कैनाल, रिवर्स या फिर रेलवे पास में हुआ करते थे। After 1950, iron and steel industry began to located on a large areas on a flat land near seaports. उसके बाद जो है उनको सी पोर्ट्स के पास जो है वो स्टैब्लिश किया जाने लगा। ठीक है। दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तब तक जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी थी और इम्पोर्ट के लिए हमें ओवरसीज जो हम इम्पोर्ट करते थे, इम्पोर्ट का मतलब होता है मंगाना, ठीक है, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना, तो उसके लिए जो है वो सी रूट यूज़ होता था, यानी समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया जाता था। देखो जैसे बड़े बड़े जहाज हैं, इनमें सामान जो है वो आएगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पोर्ट्स चाहिए। इन इंडिया आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हैज़ डेवलप टेकिंग advantages of raw material, cheap labor, transport and market. All the important steel producing centers such as भिलाई, दुर्ग, ये सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर जो है वो स्टील प्रोडक्शन किया जाता है। तो भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, बर्नपुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया, ये सारी जो हैं, ये जितनी भी जगह हैं ये 4 स्टेट्स में लोकेटेड हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है। इसके अलावा भद्रावती एंड विजयनगर जो है वो कर्नाटक में है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। ये कुछ जगह है जहाँ पर स्टील का प्रोडक्शन जो है वो होता है हमारे इंडिया में। ठीक है। अब हम कहानी पढ़ने वाले जमशेदपुर के बारे में कि जमशेदपुर में किस तरीके से जो है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो लगाई गई। अब थोड़ा सा ही बचा है आपका चैप्टर, चलो शुरू करते हैं। जमशेदपुर। बिफोर 1947 देयर वॉज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन दी कंट्री। 1947 से पहले हमारे इंडिया में केवल एक ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, जिसका नाम था टिस्को, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, मतलब ये प्राइवेट थी, मतलब निजी कंपनी थी एक। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप द सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। और आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ और आयरन एंड स्टील प्लांट जो हैं वो लगाए। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907। अब जो टिस्को है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1907 में, सक्ची नियर द कन्फ्लू, अब एक नदी थी जिसे बोला था सुबर्णरेखा नदी था। ठीक है। कहाँ है ये, झारखंड में। ठीक है। लेटर ऑन दी सक्ची वॉज रीन, इसको बाद में इस जगह का नाम क्या रखा गया, जमशेदपुर रखा गया। अब इस जगह की खासियत क्या थी, तो सबसे पहले सक्ची जो है वो हमने मतलब उस समय क्यों चूज़ किया गया आयरन एंड स्टील का प्लांट लगाने के लिए, तो उसका रीज़न था दिस वॉज द ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालीमती स्टेशन ऑन दी बंगाल नागपुर रेलवे लाइन, यानी कि ये जो जगह थी वो रेलवे स्टेशन से केवल 32 किलोमीटर की दूरी पर जो था। इसके अलावा इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर, इसके अलावा ये जगह जो था वो आयरन ओर, कोयला और मैग्नीशियम डिपॉजिट्स जो कि कोलकाता से इजीली अवेलेबल था। इसके अलावा
यहाँ पर लार्ज मार्केट था। टिस्को गेट कोल फ्रॉम द झरिया कोल फील्ड एंड आयरन ओर लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड द मैग्नीशियम फ्रॉम द ओडिशा। अब इस जगह पर जो रॉ मटेरियल था, जो कोयला था, वो कहाँ से मिलता था? झरिया कोल फील्ड से मिलता था। जो आयरन, स्टील और लाइमस्टोन थे और डोलोमाइट और मैग्नीशियम था, वो उड़ीसा से मिलता था और छत्तीसगढ़ से मिल जाता था। ठीक है। इसके अलावा जो नदी थी, दो नदी, खरकई और सुवर्णरेखा नदी जो थी, उससे पानी की सप्लाई मिल जाती थी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडवोकेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। और बाद में गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए खूब सारा पैसा भी इन्वेस्ट करा। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट वर सेटअप आफ्टर टिस्को। अब टिस्को के बाद बहुत सारे अदर जो है वो इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो है वो लगाए गए वहाँ पर, जो क्या करते थे? लोकोमोटिव पार्ट्स बनाते थे, मतलब अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं ना वो बनाते थे। एग्रीकल्चर के जो औजार इस्तेमाल होते हैं खेती में, वो मशीन्स, थिन प्लेट्स, केबल, वायर, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ बनाई जाती थी। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर ऑफ अ रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द इंडिया। अब जब हमारे देश में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाई गई तो इससे क्या हुआ? हमारे देश में जो एक डेवलपमेंट यानी कि जो विकास की जो एक रास्ता था वो खुल गया। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैविली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि लगभग सभी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उद्योग हैं, वो किस पर डिपेंड करती है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जो मशीनें बनाई जाती हैं वही वहाँ इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है। अब हमारा अगला पीटर्सबर्ग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो छोटा सा टॉपिक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो पीटर्सबर्ग है हमारा, मतलब हमारा नहीं, कहाँ है? ये अमेरिका में है। ठीक है। द स्टील इंडस्ट्री एट द पीटर्सबर्ग एंजॉय लोकल एडवांटेजेस। अब जो पीटर्सबर्ग है उसको क्या क्या एडवांटेज मिला हुआ है? ठीक है। सबसे पहला, जो रॉ मटेरियल है और जो कोयला है, कोल, वो इजीली अवेलेबल है इसको। ठीक है। रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा है। इसके अलावा जो आयरन है, जो लोहा है, वो लगभग मिनेसोटा से मिल जाता है, अबाउट 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पीटर्सबर्ग, जो कि लगभग 1500 किलोमीटर दूर है पीटर्सबर्ग से। बिटवीन दीज माइंस एंड पीटर्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रूट ऑफ शिपिंग और चीपली द फेमस ग्रेट लेक वाटर। अब इसके अलावा देखो क्या मिल रहा है इसको? पानी। ठीक है। पानी भी इसलिए अवेलेबल है। ट्रेन कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक टू द पीटर्सबर्ग एरिया। अब ट्रेन भी है, ठीक है, यहाँ से, और ट्रेन से जो है वो क्या होता है, और जो है वो पीटर्सबर्ग तक लाया जाता है। द ओलियो, द मोनोघेला एंड द एलेघेली नदियाँ हैं ये सारी। ठीक है। अब अमेरिका में है तो अमेरिकन नाम वाली नदियाँ हैं ये दोनों। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील mills are in the Petersburg itself. They are located in the valley of the Monongahela and the Allegheny rivers above the Petersburg and along the Olio River below it. Finished steel is transported to the market by the both land and the water routes. The Petersburg area has many factories other than the steel mine. They use steel as their raw material to make the many different products such as the railway, road equipment and heavy machines and rails. ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ये देखो कि जो यहाँ पर रॉ मटेरियल आ रहा है वो 1500 किलोमीटर से दूर आ रहा है, मतलब 1500 किलोमीटर से दूरी से लाया जा रहा है उसको, तो टाइम टेकिंग है, कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो बाद में क्या हुआ कि जितने भी जो पीटर्सबर्ग में जो आयरन स्टील इंडस्ट्री थी उन सबको शिफ्ट किया गया। कहाँ शिफ्ट किया गया? जहाँ पर पानी और जो रॉ मटेरियल था वो ईजिली मिल जाए, आसानी से मिल जाए। ठीक है। और जो पीटर्सबर्ग में जो इंडस्ट्रीज बच गई वो केवल कौन सी इंडस्ट्रीज बच गई? स्टील के अलावा जो भी फैक्ट्रीज थी वो वहाँ पर अभी भी काम करती हैं। ठीक है। लेकिन जो स्टील बनाने वाली जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी वो सब कहाँ शिफ्ट हो गई? जहाँ पर उन्हें रॉ मटेरियल ईजिली जो है वो मिलने लगा। ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो भी इंडस्ट्रीज लगाई जाती है या जो भी उद्योग लगाया जाता है वो वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर कच्चा माल, बाजार, रेलवे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईजिली मिल जाएं। ठीक है। इसके अलावा कोयला हो गया, बिजली हो गया, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए हमें रेलवे मिल जाए, या पानी का रूट हो तो पानी के जहाज चल जाएं जिससे कि हम उनको दूसरे देशों में भेज सकें या अपने पास मंगा सकें। ठीक है। तो यानी जो भी फैक्ट्री का लोकेशन है वो डिपेंड करता है, सबसे पहला रॉ मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा,
बिजली, क्योंकि बिजली से ही मशीन चलेंगी। इसके अलावा कोयला हो गया, पानी का सप्लाई हो गया, मार्केट हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री, यानी लोकेशन ऑफ द उद्योग। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहले इंडस्ट्रीज का मीनिंग पूछा है, वो मैंने नोट्स में लगा के दे रखा है। क्या क्या फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, तो ये भी नोट्स में आपका मतलब लगाया हुआ है। इसके अलावा विच फैक्ट्री इज ऑफन रेफर्ड, बैकबोन किसको बोला जाता है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, तो वो भी मैंने अभी जो बताया था ना आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से बनने वाली जो चीज़ें हैं वो दूसरे फैक्ट्रियों में यूज़ होता है, वो लिखना है आपको। इसके अलावा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में अंतर लिखना है, डिफरेंस लिखना है पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर में, और इन सारे के दो दो एग्जांपल्स लिखने जो आपको नोट्स में आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर भी जो नहीं आता है वो बता दिया जाएगा आपको क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।